दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे देश के जाने माने, देश दुनिया के जाने माने एक्टर शाहरुख खान के बारे में किस तरीके की चर्चा आज के मीडिया में और सोशल मीडिया पर छाई हुई है और लोग किस तरीके की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। आपको मालूम होगा कि शाहरुख खान आईपीएल में उनकी एक टीम है जो उसके ओनर हैं, उसमें शाहरुख खान 55% के हिस्सेदार हैं और 45% में अभिनेत्री जूही चावला की हिस्सेदारी है। इस तरीके से ये कहा जा सकता है कि आईपीएल में कोलकाता राइडर्स की जो स्वामित्व है वह जूही चावला और शाहरुख खान के बीच में है। अब आईपीएल में केकेआर की टीम क्यों विवादित है, इसके बारे में अब हम तफसील से बात करेंगे। आपको मालूम है कि आईपीएल में देश विदेश के क्रिकेट खिलाड़ी खेलते हैं और इससे बहुत सारा राजस्व देश में आता है और इसके साथ साथ भारत की जो छवि है पूरे विश्व में जानी जाती है आईपीएल के जरिए। आपको बता दें कि इसमें 8 टीमें होती हैं जो कि आपस में कम से कम 10-10 मैच खेलते हैं। अब बात हो गई आईपीएल के केकेआर टीम के बारे में, लेकिन जो विवाद का मामला है वो ये है कि केकेआर ने यानी कि शाहरुख खान और जूही चावला की टीम ने मिलकर बांग्लादेश के खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान को अपने टीम के लिए 9 करोड़ 20 लाख में खरीदा। इस बात को लेकर पूरे देश की मीडिया में कुछ बयान चर्चा में चल रहे हैं। सबसे पहले लोग आईपीएल की टीम केकेआर में के लिए शाहरुख खान को जिम्मेदार इस तरीके से बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। ये बताया जा रहा है कि बांग्लादेश में जब भारतीयों को चुन चुन के मारा जा रहा है, ऐसी परिस्थिति में शाहरुख खान की टीम को क्यों मुस्तफिजुर रहमान को खरीदने की क्या जरूरत थी। सबसे बड़ी बात तो यह है, इसके लिए केवल शाहरुख खान की टीम जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि इस सब चीज़ों का जिम्मेदारी, इस सब को कंट्रोल करने की जिम्मेदारी बीसीसीआई की होती है, जिसके अध्यक्ष अमित शाह के लड़के जय शाह हैं। इसके बारे में सभी को जानकारी है, लेकिन इन सब चीज़ों के पीछे केवल टारगेट किया जा रहा है शाहरुख खान को। शाहरुख खान को इसलिए टारगेट किया जा रहा है क्योंकि वो सिर्फ मुस्लिम है। इस बात को लेकर पिछले कई दृष्टांतों को आप देख सकते हैं कैसे मुस्लिम समाज के लोगों को टारगेट किया जाता है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक, मेरठ के पूर्व विधायक संगीत सोम ने एक पब्लिक जलसे में, पब्लिक समारोह में शाहरुख खान के बारे में अभद्र टिप्पणी करते हुए उनको गद्दार तक कहने की हिम्मत जुटा दी। सबसे बड़ी बात तो यह है कि संगीत सोम, जिनका खुद भी काला इतिहास है, जहां भारतीय जनता पार्टी गाय को लेकर बड़ा संवेदनशील रहती है, वो उसी धंधे में आपको बता दें कि अलदुगा कंपनी के मामले के मालिकों में संगीत सोम का भी नाम है, जो कि बीफ का निर्यात पूरे दुनिया में करती है। अब ये कहते हैं कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के कुछ और होते हैं। वही हाल भारतीय जनता पार्टी का है कि किस तरीके से फायदे के लिए अपने किसी स्तर तक गिर सकते हैं। संगीत सोम के बाद अब हम बात करते हैं लोनी के भारतीय जनता पार्टी के विधायक नंद किशोर गुर्जर के बारे में। नंद किशोर गुर्जर अपने विवादित बयानों के लिए जाने जाते हैं। उनकी सरकार से भी टकराव रहता है और उत्तर प्रदेश की पुलिस से भी टकराव रहता है। ऐसे में नंद किशोर गुर्जर ने जिस तरीके का वाहियात और घटिया बयान दिया, उन्होंने कहा कि शाहरुख खान राक्षसी प्रवृत्ति के हैं, इनके पूर्वज पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं। उनको इतनी जानकारी नहीं कि जो शाहरुख खान के नाना थे वो बहुत बड़े देशभक्ति की सेना में जनरल थे, यानी बहुत अच्छे परिवार से आते हैं। सिर्फ जानकारी का अभाव होने के कारण भारतीय जनता पार्टी के नेता
मुस्लिम समाज के लोगों का बदनामी करने की पूरी कोशिश करते हैं। नरेंद्र मोदी बांग्लादेश के राष्ट्राध्यक्ष से गले मिले तो वो देशभक्त है। विदेश मंत्री जयशंकर ढाका जाए, वहां पर बांग्लादेशी लीडर्स के साथ फोटो खिंचाए, पाकिस्तान असेंबली के स्पीकर से हाथ मिलाएं तो वो देशभक्त है। आईसीसी और बीसीसीआई आईपीएल के नीलामी पूल में बांग्लादेशी खिलाड़ियों को डाले तो वो देशभक्त है। अंबानी की मुंबई इंडियंस एमिरेट्स शाकिब अल हसन को खिलाए जो कि बांग्लादेशी मूल के हैं तो वो देशभक्त है। लेकिन शाहरुख खान की केकेआर, जिसमें जूही चावला और जय मेहता भी ओनर्स हैं, अगर मुस्तफिजुर रहमान को खरीद लेते हैं आईपीएल की नीलामी में तो देशद्रोही हो जाते हैं। बहुत हाई तौबा मचने के बाद बीसीसीआई ने मुस्तफिजुर रहमान का जो पैक था वो कैंसिल कर दिया। तो इसलिए अब कुछ सवाल उठेंगे और सवाल सबसे पहले अडानी को लेकर होगा कि अडानी का जो पावर पैक्ट है बांग्लादेश में वो कब खत्म होगा। सवाल उठेगा कि इंडिया बांग्लादेश के साथ सीरीज क्यों खेलेगा अगस्त में। सवाल उठेगा कि प्रधानमंत्री बांग्लादेश में हो रही हिंदुओं की, ईसाइयों की, बौद्धों की निर्मम हत्या पर चुप क्यों रहेंगे। सवाल तो खैर अब यह भी उठेगा कि क्या एनटीपीसी, रिलायंस पावर, डाबर, इमामी, मैरिको, ब्रिटानिया, गोदरेज, पिडिलाइट, वीआईपी इंडस्ट्रीज, टाटा मोटर्स, हीरो मोटो, सन फार्मा, इस तरह की कंपनियां बांग्लादेश में अपना धंधा पानी बंद कर देंगी। सवाल तो अब यह भी उठेगा कि क्या सोशल मीडिया के भेड़िए इस देश की नीति और विदेश नीति तय करेंगे या कोई गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, प्रधानमंत्री का कार्यालय बचा हुआ है। सवाल तो अब यह भी उठेगा कि इन लफंगे दरिंदों को किसने लाइसेंस दिया कि ये लोगों को सर्टिफिकेट बांटते फिरे देशभक्ति का। मतलब गंवार दरिंदों को और नफरत को हवा देने वाले मोदी सरकार को लानत है, मजाक बना के रख दिया इस देश का। Due to the recent developments which is going on all across, BCCI has instructed the franchisee KKR to release one of their player, Mustafizur Rahman of Bangladesh, from their squad, and BCCI has also said that if they ask for any replacement, BCCI is going to allow that replacement. When the BCCI will announce the ODI team of the team? So you know that from 11th of January, India is going to play New Zealand in 3-match ODI series, and today we have a meeting with the selectors, and in the afternoon we are going to announce the squad for New Zealand series, who will be representing the country. The India-New Zealand T20 series, the third match will be held at the Barsapara Stadium also. So far as the T20 series is concerned, there will be 5 matches, and one of the matches is scheduled to be held in Guwahati. That team will be announced at a later stage. जैसे कोरोना काल में पाकिस्तान को तो हेल्प चली गई थी उन महानुभाव की, हिंदुस्तान में कोई हेल्प नहीं हुई, वैसे ही बांग्लादेशी क्रिकेटर को और किसी ने तो नहीं खरीदा, पर ये महानुभाव का प्यार जाग गया वहां के लिए। क्यों जागा? क्यों जागा? इस देश के और देशवासियों के लिए आपकी कोई निष्ठा नहीं है क्या? खाओगे यहां का, दोगे वहां पे। जिस देश ने आपको हीरो बनाया, स्टार बनाया, सुपरस्टार बनाया, जिस देश ने इतना सामर्थ्य दिया कि तुम एक क्रिकेट टीम, तुम थे क्या? तुम एक सीरियल में काम करते थे, छोटा सा काम, 500,000 रुपए पर डे पे काम करते थे। आज उस देश ने तुम्हें इतना प्यार दिया, और तुमने सिर्फ एक तुम्हारे समुदाय ने नहीं दिया, हिंदू समाज ने भी बहुत ढेर सारा प्यार दिया। उसका फलस्वरूप क्या है? इस देश का ऋण कैसे चुकाओगे? ऐसे चुकाओगे? बांग्लादेशी क्रिकेटर को लाकर हमारी छाती पे खिलाकर, ये है तुम्हारा प्यार इस देश के लिए। शाहरुख खान ने खुद होकर तो जाकर नहीं खरीदा है, वो प्लेयर वहां पर है क्योंकि बीसीसीआई ने फैसला लिया था। आप बीसीसीआई को सवाल थोड़ी ना पूछ रहे हैं। अगर प्लेयर अवेलेबल है तो उसे खरीद लेंगे, वो अवेलेबल नहीं होता तो नहीं खरीदा जाता। आप बीसीसीआई से क्यों नहीं पूछते? नहीं है, बीसीसीआई का फैसला नहीं है, ये शाहरुख खान का फैसला है, और शाहरुख खान ने पैसा लगाया। टीम शाहरुख खान ने बनाई है और शाहरुख खान ने खरीदने का काम किया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि शाहरुख खान ने नहीं सोचा, उन्हें नहीं सोचना चाहिए था ये कि इस टाइम पे, इस स्थिति में जब वहां के हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा हो, वहां के हिंदुओं को एक तरफ सरकार के तरफ से खलीदा जिया, जिनका अभी देहांत हुआ, आपने पढ़ा होगा, विदेश मंत्री एस जयशंकर खुद वहां पर गए, बांग्लादेश वहां पर जाते हैं, सरकार वहां पर जाती है, फिर भी हत्याएं वहां पर हो रही है। तो किसी ने अगर प्लेयर खरीद लिया तो उस पर हमला,
लेकिन सरकार के नुमाइंदे वहां पर जाते हैं, विदेश मंत्री जाते हैं, तो उस पर तो आप सवाल नहीं पूछते। आपको यह भी बोलना चाहिए कि चाहता हूं कि भारत इतना बड़ा देश है, वो अपने पड़ोसियों के साथ मित्रता पूर्वक व्यवहार रखता है। भारत दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था है। हम अपने पड़ोसियों को ठीक रखना चाहते हैं, लेकिन अगर पड़ोसी ठीक ना रहना चाहे तो उसमें भारत की क्या गलती है भाई? कीर्तिनंदन ठाकुर जिस तरीके से उन्होंने शाहरुख खान के बारे में अभद्र बयान दिया और उनके बारे में विवादित टिप्पणी की। देवकीनंदन शांत हैं क्या? सबसे बड़ी बात तो है वो कथावाचक हैं और उनकी इतनी हिम्मत बढ़ जाएगी कि वो शाहरुख खान जैसी शख्सियत के बारे में अभद्र टिप्पणी करने की हिम्मत जुटा पा रहे हैं। ये पिछले 5-7 साल का आप जो हालात हैं वो देखकर आप कह सकते हैं किस तरीके से कथावाचकों की हिम्मत में ये हिम्मत इतनी बढ़ गई कि वो किसी के बारे में कुछ भी बयान देने से चूक नहीं रहे हैं। यहाँ तक कि पूर्व सीजीआई DY चंद्रचूड़ के बारे में भी इन्होंने कुछ अभद्र टिप्पणियां की थी। ऐसा ही हाल पूर्व सीजीआई BR गवई के बारे में भी कही गई। उनके तो छाती पे चढ़कर मारने की बात कही गई। वो भी एक सामान्य सा कथावाचक जिसे लोग अब साधु संत की श्रेणी में मानने लगे हैं। अनुरुद्धाचार्य ने CGI के बारे में अभद्र टिप्पणी की। सोचिए इन सब लोगों को इतनी हिम्मत मिलती कहाँ से है? जाहिर सी बात है शासन प्रशासन और सत्ता में बैठी सरकार और सत्ताधारी दल की शय पर ये सड़क छाप लोग दो कौड़ी के लोग शाहरुख खान के बारे में बात करते हैं, ऐसी विवादित टिप्पणी देते हैं कि इनको कहाँ से सपोर्ट मिलता है इस बात को बताने की जरूरत नहीं है। खुद की 2 कौड़ी की हैसियत नहीं और आसमान पे बैठे शाहरुख खान के बारे में कहकर अपने आप को लाइमलाइट में लाने का प्रयास करते हैं। और सबसे बड़ी बात, दुर्भाग्य की बात तो यह है कि मीडिया हाउसेस इन 2 कौड़ी के लोगों के बयानों को चलाकर अपनी टीआरपी बटोरने का साहस करते हैं और बेवकूफ़ बनी जनता उनके टीवी चैनलों के आगे बैठे इन 2 कौड़ी के लोगों की घटिया सोच को जानते हैं और सुनते बैठकर उनके बारे में मनन करते हैं, चर्चा करते हैं। फेहरिस्त में अगर देखें तो देखा जाता है कि राम भद्राचार्य वो भी कथावाचक हैं, वो भी गाहे बगाहे मुस्लिम समुदाय के प्रति अपनी नफरती और जहरीले बयान जारी करते रहते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन सब जहरीले और नफरती बयान देने वालों को गोदी मीडिया दिन रात दिखाता है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि राम भद्राचार्य तो कथावाचक हैं, एक 2 कौड़ी की औरत, 2 कौड़ी के सो कॉल्ड सनातन धर्म संस्था चलाने वाली मीरा राठौर, जिसका नामो निशान कोई नहीं जानता, उसके बयान को पूरे दिन टीवी पे चलाया जा रहा है। और उसकी हिम्मत देखिए कि किस तरीके से शाहरुख खान की जबान काटने का फरमान जारी करती है और कहती है कि जो कोई शाहरुख खान की जुबान काट कर लाएगा उसको हम 1 लाख रुपए का इनाम देंगे। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जिला प्रशासन, सरकार और पुलिस किस तरीके से आंख कान नाक सब बंद करके बैठी रहती है। उसके टारगेट पे तो सिर्फ संप्रदाय विशेष के लोग होते हैं। अगर यही बयान किसी मुसलमान ने दिया होता या किसी विरोधी दल के नेता ने दिया होता तो आज उसके घर पर बुलडोजर चल गया होता, उसके पूरे खानदान को जेल में डालने की हिम्मत हो जाती। लेकिन ये बात सिर्फ सत्ता समर्थक लोगों के बयान है और ऐसे लोगों के बयान है जो कि विपक्ष को टारगेट पे रखते हैं और ये सत्ता के साथ खड़े होते दिखते हैं। और सत्ता को चाहिए क्या? उसका तो एक ही मूल सिद्धांत है कि समाज को बांटते रहो और अपनी सत्ता कायम रखो। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का एक ही मुद्दा है कि हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, पाकिस्तान और जिस कांग्रेस, इन 5 मुद्दों के आधार पर वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते जा रहे हैं और उनको ना तो जन सरोकारों से कोई मतलब है,
जब भी कोई बात आती है, कोई मुद्दा उठता है सरकार के खिलाफ, तब वो ऐसे मुद्दे भटकाने की कोशिश करते हैं ताकि जनता मूल मुद्दों से भटककर नए मुद्दों में उलझ जाए। आपको तो मालूम है कि 2-1 महीने बाद पश्चिम बंगाल में विधानसभा के चुनाव हुए और भारतीय जनता पार्टी पिछले 11 साल से वहाँ पर धूल चाटती जा रही है। ममता बनर्जी की सरकार के आगे ममता बनर्जी की जो राजनीतिक जो पुख्तगी है वहाँ पे जनप्रिय नेता के रूप में वो मानी जा रही है, देखी जा रही हैं। वहाँ पर सरकार को बदनाम करने के लिए रोज राजनीतिक हथकंडे अपनाए जाते हैं कि, और दिलचस्प बात यह है कि शाहरुख खान और ममता बनर्जी के रिश्ते के जो मधुर संबंध के बारे में किसी को बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शाहरुख खान और ममता बनर्जी कई समारोहों में काफ़ी करीब दिखे हैं और प्रधानमंत्री मोदी और शाह, भारतीय जनता पार्टी और संघ ये जानते हैं कि शाहरुख खान का ममता बनर्जी के साथ में खड़ा होना लाजमी है और वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की दाल गलने वाली नहीं है। यही वजह है कि शाहरुख खान को बदनाम करके ममता बनर्जी की राजनीति को चोट पहुंचाने की जो साजिश रची जा रही है, उससे अब जनता पूरी तरीके से बीजेपी की मंशा समझ चुकी है। ये इस बात सब जग जाहिर हो गई है कि सत्ता के लिए, सत्ता विस्तार के लिए भारतीय जनता पार्टी किसी भी स्तर पर किसी भी झूठे आरोप और साजिश रचने में पीछे नहीं होगी। ये इस बात की ओर इशारा करते। कोई भी बात हो, हालात अच्छे नहीं है, ध्यान रखना। एक शाहरुख खान नाम का राक्षस है, उसकी फिल्म मत देखना, कभी फिल्म मत देखना शाहरुख खान की। बता रहे हैं आपको, पक्का जिहादी है, पक्का जिहादी सुअर है, उसकी फिल्म मत देखना है, प्रतिज्ञा करना। मुझे नहीं कहना चाहिए जागरण में ये बात, लेकिन उसने बांग्लादेश में हमारी सैकड़ों बेटियों के बलात्कार कर दिए गए, उनको काट दिया गया। अभी कितनी बेटियों के बलात्कार हुए, कितने भाइयों को काट दिया गया, दलित समाज के लोगों को जिंदा जला दिया। हमारा एक भाई अभी 4 दिन पहले एक जाटव समाज का, दलित समाज का बेटा, उसको जिंदा जला दिया। और दीपू सभी को मालूम है। तो ये सब चीजें मजबूत रहना, यही लौनिया रोज दंगा होता था। मोदी और योगी का युग है, सनातन की सदी है। जो कायदे से रहेगा उसका स्वागत है, और जो है गड़बड़ करेगा, जमीन के प्लॉट छीनता है, मुझे खुद जाना पड़ता है। मैंने अधिकारियों से कह दिया है कि 2026 मेरा साल है,